Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Guys, today we will discuss about jurisprudence. Jurisprudence दो अल्फाजों से निकला है. Jurisprudence is derived from two words of Latin, jus या आप जोर भी बोल सकते हैं and prudentia. Jus means law या जोर means law. Prudentia means knowledge. It means it is a knowledge of law. जूरिस्प्रूडेंस एक कानून की मालूमात है. कानून की जितनी भी मालूमात है या कानून के जितने भी लीगल प्रिंसिपल्स हैं उनको हम जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं. कानून की मालूमात का नाम जूरिस्प्रूडेंस है. वैसे तो आपने बहुत सारे पॉजिटिव लॉ, कोडिफाइड लॉस पढ़े होंगे, तो उनसे पहले जूरिस्प्रूडेंस आपको समझना होगा. आइए देखते हैं मुख्तलिफ जूरिस्ट ने जूरिस्प्रूडेंस के बारे में क्या कहा है. गाइस, सवाल ये पैदा होता है कि हु इज़ द फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस. बेंथम, जेरमी बेंथम इज़ द फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस. जूरिस्प्रूडेंस का फादर जेरमी बेंथम है. जेरमी बेंथम कहता है कि ये एक आर्ट है बिकॉज प्रिंसिपल आर कलेक्टेड हेयर बाय द डिफरेंट जूरिस्ट, वेरियस जूरिस्ट. बेंथम कहता है कि ये एक आर्ट है और द आर्ट ऑफ बीइंग मेथोडिकली इग्नोरेंट ऑफ व्हाट एवरीबडी नोज. बेंथम कहता है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर बंदा इस सब्जेक्ट को जानता है, लेकिन फिर भी ये एक मुश्किल, पेचीदा और कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है. गाइस, ये पढ़ने वाले के लिए भी मुश्किल है और ये पढ़ाने वाले के लिए भी मुश्किल है. लेकिन आज मैं जूरिस्प्रूडेंस का एक ओवरव्यू आपको दूंगा और मेरी इस ओवरव्यू में यही कोशिश रहेगी कि आपका कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू द जूरिस्प्रूडेंस क्लियर हो जाए. बेंथम के बाद ऑस्टन जूरिस्प्रूडेंस के बारे में कहता है कि ये एक फलसफा है. ये इट इज अ फिलॉसफी ऑफ लॉ, कानून का फलसफा है. उसके बाद सालमन कहता है ये जूरिस्प्रूडेंस क्या है, कानून का एसेंशियल प्रिंसिपल है, मतलब कानून के जरूरी अनासिर हैं. उसके बाद अल्पियन कहता है कि नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन. अल्पियन कहता है कि पूरी कायनात का मुशाहिदा करके हक और बातिल के बीच में फर्क को वाज़ेह करना जूरिस्प्रूडेंस है. उसके बाद हॉलैंड कहता है कि ये एक पॉजिटिव लॉ की फॉर्मल साइंस है, का नाम है. अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जूरिस्प्रूडेंस की इन्होंने तो डेफिनेशन बता दी जूरिस्प्रूडेंस की, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जूरिस्प्रूडेंस की एक्चुअल नेचर क्या है. तो गाइस, जूरिस्प्रूडेंस बेंथम के मुताबिक आर्ट है. आर्ट का मतलब क्या होता है, हुनर. बेंथम कहता है कि मुख्तलिफ वेरियस जूरिस्ट जो हैं अपनी राय देते हैं अपनी किताबों में. उन राय में से उनकी जो राय है उनको डिडक्ट करके एक फॉर्म में लाना जूरिस्प्रूडेंस है. जैसे ऑस्टन ने अपनी जूरिस्प्रूडेंस के बारे में डेफिनेशन दी, बेंथम ने अपनी लॉ के मुताबिक डेफिनेशन दी, ऑस्टन ने अपनी लॉ के मुताबिक डेफिनेशन दी और मुख्तलिफ वेरियस जूरिस्ट ने लॉ के मुताबिक अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन दी. अच्छा, अब हम आते हैं कि रिमेनिंग हॉलैंड क्या कहता है. हॉलैंड कहता है कि इसकी नेचर साइंस है. अच्छा, यहाँ पे साइंस हमारे पास दो किस्म की है. एक साइंस है सोशल साइंस और एक हमारे पास साइंस है मेडिकल साइंस. तो जूरिस्प्रूडेंस मेडिकल साइंस की बात नहीं करता जो इंजेक्शन जिसमें लगाई जाती है वगैरह वगैरह. जूरिस्प्रूडेंस बात करता है सोशल साइंस की. सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंसान के मुताल्लिक हो. गाइस, एक वर्ड है जिस वर्ड को हम कहते हैं एटिमोलॉजिकली. एटिमोलॉजिकली मींस इल्म इंसानियत से मुताल्लिक इल्म, ऐसा इल्म जो इंसान के लिए हो, उस इल्म को हम एटिमोलॉजिकली कहते हैं. जैसे कि सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, और उसके अलावा एथिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये इकोनॉमिक्स हो गया. ये जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं ये इंसान की फलाह बेबूद के लिए है, सोसाइटी के लिए है, ताकि सोसाइटी में पीस क्रिएट हो. तो जूरिस्प्रूडेंस बनाने का मकसद भी यही है कि सोसाइटी में पीस क्रिएट हो. उसके अलावा हॉलैंड कहता है ये एक सोशल साइंस है, ये इंसान के इल्म के मुताबिक है, मुताल्लुक है, इंसान के इल्म के मुताल्लुक ये सब्जेक्ट है. उसके बाद जूरिस्प्रूडेंस इज अ फिलॉसफी. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑस्टन कहता है ये एक फलसफा है. जिस तरह फलसफा झाड़ते हैं हम
हम किसी चीज़ की तहकीक करते हैं और उस पर बातें करते हैं, तो ये लॉ का फ़लसफ़ा है, कानून का फ़लसफ़ा है। इसमें कानून की तहकीक की जाती है और कानून के मुताल्लिक़ बातें की जाती हैं। उसके बाद मैंने एक लफ्ज़ आपको बताया कि एटिमोलॉजिकली। एटिमोलॉजिकली का मतलब ऐसा इल्म जो इल्म इंसानियत से रिलेटेड हो, इंसान के इल्म से रिलेटेड हो। तो गाइस, एक टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस विद अदर सोशल साइंसेस। गाइस देखें, ऐसे सब्जेक्ट्स जिनका मोटिव एक हो और ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके मोटिव के अलावा इंसान की फलाह व बहबूद के लिए बनाए गए हों, वो उन सारे सब्जेक्ट्स का मकसद भी एक ही होता है, सोसाइटी में अमन-ओ-अमान रहना, इंसान सोसाइटी में खुशहाल रह सके। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास एक सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। इट इज़ अ मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेज सब्जेक्ट्स। जितने भी हमारे पास सोशल साइंसेज सब्जेक्ट हैं, उनकी मदर कहलाती है सोशियोलॉजी। अगस्त काम्टे इसका जो है वो फाउंडर है। अच्छा, अब जूरिस्प्रूडेंस और सोशियोलॉजी का आपस में क्या इंटरकनेक्शन है? देखिए, सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सोसाइटी को की स्टडी करता है ताकि समाज हमारा सुधरे। जूरिस्प्रूडेंस का भी यही मकसद है कि समाज में लोग जो हैं वो अमन-ओ-अमान से रहें, कोई भी कानून को अपने हाथ में ना ले। जूरिस्प्रूडेंस एक रिकमेंडेड सब्जेक्ट है जो कि मुख्तलिफ पार्लियामेंट को, पॉलिटिशियंस को मशवरे देता है कि कानून इस तरीके से होना चाहिए। तो दोनों का मकसद सेम है। सोशियोलॉजिस्ट का मकसद भी है सोसाइटी जो है वो समाज सुधरे, और जूरिस्प्रूडेंस का भी मकसद यही है कि सोसाइटी में अमन व अमान बरकरार रहे। तो ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं। उसके अलावा एथिक्स, एथिक्स हमें क्या सिखाता है? इथिक्स हमें मोरलिटी सिखाता है, जीने के सुलूक आदाब सिखाता है, मोरलिटी। और गाइस, जूरिस्प्रूडेंस भी यही कहता है कि हमेशा कानून की जो मोरल चीज़ें हैं वो अडॉप्ट की जानी चाहिए। इमोरल चीज़ें तो कानून में अडॉप्ट हम नहीं करेंगे, जैसे सत्ती हो गया, वणी हो गया, इन चीज़ों को तो हम अडॉप्ट नहीं करेंगे। हम किन चीज़ों को बारो करेंगे? कानून में ऐसे कस्टम्स जो मोरलिटी की बेसिस पर हों। इथिक्स में क्या सिखाया जाता है? आदाब सिखाए जाते हैं। किसके लिए हैं आदाब? हमारे लिए हैं। हम एक दूसरे के साथ आदाब के साथ, इक्विटी के साथ पेश आएंगे तो कोई भी कानून वायलेट नहीं होगा। तो जूरिस्प्रूडेंस का भी यही मकसद है, कानून वायलेट नहीं हो। ये भी आपस में इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं, सोशल साइंसेज सब्जेक्ट हैं, एटिमोलॉजिकली सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स को कुछ माहिर कानून साइंस ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं और कुछ माहिर कानून साइंस ऑफ स्टेट कहते हैं। तो गाइस, पॉलिटिक्स जो होता है, पॉलिटिक्स बनाता है पॉलिटिशियन। और पॉलिटिशियंस क्या करते हैं? ये वही पॉलिटिशियन होते हैं जो आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो एमएनए होते हैं, एमपीए होते हैं, और ये आपके जनरल स्पेशल लॉज बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, यही लोग आपका। तो जूरिस्प्रूडेंस के जो कानून के माहिर है, यही इनको मशवरा देते हैं कि कानून ऐसा होना चाहिए। तो पॉलिटिशियंस का भी मसला ये है कि स्टेट सरवाइव कर सके। और एक स्टेट कब सरवाइव करता है? जब उसके इंडिविजुअल जो होते हैं वो फैसिलिटेट होते हैं अच्छी तरीके से। इंडिविजुअल कब फैसिलिटेट होंगे? जब मुल्क में क्राइम नहीं होगा, अमनो अमान बरकरार रहेगा। ठीक है, तो जूरिस्प्रूडेंस का भी यही मकसद है, पॉलिटिशियंस का भी यही मकसद है। दैट्स व्हाई दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। उसके बाद हम चलते हैं, अब पॉलिटिक्स भी हो गया, उसके बाद साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का गाइस क्या मकसद है? साइकोलॉजी का मकसद ये होता है स्टडी ऑफ मेंस मेंटल कंडीशन। एक इंसान की मेंटल कंडीशन की स्टडी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। अच्छा, ये जो डॉक्टर्स होते हैं ये भी हमें यही मशवरा देते हैं। ये कहते हैं कि जो गुड माइंड पर्सन होता है वो सोसाइटी के लिए बेहतर, मुस्बत साबित होता है। बेड माइंड पर्सन मेंस लिया होता है, हु हैविंग गिल्टी इंटेंशन, और मुख्तलिफ क्राइम करना शुरू कर देता है सोसाइटी में, और सोसाइटी के अमन में खलल पैदा होता है। तो इनका भी यही मकसद है, इंसान की फलाह बहबूद करना। और जूरिस्प्रूडेंस का भी यही मकसद है कि ऐसा कानून बनाया जाए जो इंसान की फलाह बहबूद के लिए हो। गाइस, जूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो
इंसान ने ही बनाया है इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, और इंसान के मुताल्लिक ही बात करता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एटिमोलॉजिकली सब्जेक्ट, सोशल साइंसेस सब्जेक्ट। अच्छा, ये मैं तकरीबन 3 चैप्टर्स का ओवरव्यू दे चुका हूं आपको। अच्छा, उसके बाद एक और चैप्टर है डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, मुख्तलिफ नजरिया, मकतबा, फिक्र। गाइस, इसमें मुख्तलिफ जूरिस्ट हैं जिन्होंने कुछ नजरिए दिए हैं कि कानून को कैसे बनाना चाहिए, कानून कैसे होना चाहिए। एक्चुअली जूरिस्प्रूडेंस तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यही बताता है कि कानून, हाउ टू मेक लॉ, कानून कैसा होना चाहिए, ठीक है, और कानून पर अमल दरामद कैसे होना चाहिए, निज़ाम कानूनी कैसा होना चाहिए ताकि सोसाइटी में अमन व अमान बरकरार रहे। तो इसमें 2 मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, मकतबा, मशहूर मकतबा फिक्र हैं, नज़रिए हैं। एक है हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट, जो कि सेविग्नी में, उसका सेविग्नी एक जूरिस्ट है, उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके मुताबिक। सेविग्नी कहता है कि हमें फ्यूचर में अगर हम हिस्ट्री को देखें, अब व्हाट डज हिस्ट्री मीन, कौमों के उरूज और जवाल को हिस्ट्री का नाम दिया जाता है। अब गाइस, यहाँ पे सेविग्नी क्या कहता है, सेविग्नी कहता है कि वो कौमें जिन्होंने अपने कानून बनाए और जो कामयाब गई, जो डेवलपिंग कबीले हुए, जो डेवलपिंग सल्तनतें बनी, जो डेवलपिंग रियासतें बनी, जो डेवलपिंग ममालिक बने, वो कवानीन और रूल्स से बने। तो हमें वही रूल अडॉप्ट करने चाहिए माजी के, और वो रूल जिनसे कौमों का जवाल आया, वो रूल हमें नहीं अडॉप्ट करने चाहिए। मतलब कहने का मकसद ये है कि कानून को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से देखकर बनाना चाहिए। गाइस, इस हद तक तो ये एक मशहूर मकतबा फिक्र नजरिया है, लेकिन 1820 में 222 लोगों को बरतानिया में फांसी की सजा दी गई, जिस पर बेंथम ने कहा कि ये चीज तो इंसानियत के खिलाफ है। 222 लोगों को आपने चोरी करने पर फांसी की सजा पे चढ़ा दिया, ये तो इंसान की अजमत के खिलाफ है, ये तो इंसानियत के खिलाफ है। चोरी उन्होंने किस हालत में की हो, भूख की हालत में की हो, या उन्होंने फाका कशी की हालत में की हो, या कोई उनकी मजबूरी हो, उस हालत में उन्होंने चोरी की हो, ऐसे कैसे आप किसी को सजा दे सकते हैं। अच्छा, उस पर फिर बेंथम ने एक और नजरिया इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम कहते हैं एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस। एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस ने कहा कि क्राइम को रोकने के लिए और भी तरीकेकार हैं, जैसे प्रिवेंटिव थ्योरी होती है, और एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस के नजरिए के कंट्रीब्यूटर्स जो हैं, जूरिस्ट है, वो यही कहते हैं कि सोसाइटी में कानून ऐसा होना चाहिए जो कि सोसाइटी के मौजूदा हालात को देखकर कानून बनाया जाए। अब एक मकतबा फिक्र कहता है कि माजी को देखकर कानून बनाया जाए, एक मकतबा फिक्र कहता है कि मौजूदा हालात को देखकर कानून बनाया जाए। तो एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस की वजह से हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस की अहमियत कम हो गई। उसके बाद गाइस, हम आते हैं एक थ्योरी की तरफ जिसका नाम है लीगल रियलिज्म। इसमें गाइस ये कहा जाता है कि लॉ इज व्हाट द कोर्ट्स डू। पहले मोनार्की सिस्टम होता था, बादशाही निज़ाम होता था, और जो बादशाह था वही फैसला करता था, वही कानून बनाता था, और कानून पर अमल दरामद वही करवाता था। जब दुनिया में डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस हुई, तो फिर एक कानून का माहिर था मोंटेस्क्यू, उसने कहा कि उसने नजरिया पेश किया सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें उसने ये बात की कि कानून बनाने वाला इदारा अलग कर दें, कानून पर अमल दरामद अलग इदारे के हाथ सौंपें, और उसके अलावा कानून पर फैसला, कानून को तशरीह करके उसी कानून पर फैसला अलग किया जाए। लेकिन लीगल रियलिज्म के जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो ये बात करते हैं कि कानून वही है जो कोर्ट बनाए। अब कोर्ट जो फैसला देती है वही कानून होता है, और उसको हम नज़ीर कहते हैं, प्रेसिडेंट्स कहते हैं। तो लीगल रियलिज्म के जो कंट्रीब्यूटर्स हैं गाइस, वो यही कहते हैं कि कानून जज को ही बनाना चाहिए।
क्यों? क्योंकि जज को एक्सपीरियंस होता है कानून बेहतर बनाने का। इस पे फिर एक एग्जाम्पल है, मैं नहीं मानता कि कानून जो है जस्ट जज को बनाना चाहिए। लेट सपोज आप क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट में एक रूल है LBW आउट का। अब अगर अंपायर LBW आउट नहीं देता, इसका मतलब क्या है? ये रूल नहीं है LBW, ये रूल तो है ना, इसका मतलब कानून है। अगर जज कानून पे फैसला नहीं दे रहा तो वो एक अलग चीज है। उसके बाद गाइस थ्योरी है एक इंपरेटिव थ्योरी, ऑस्टन कहता है कि लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। कानून बादशाह के हुक्म का नाम है, मतलब जो बादशाह कहेगा वही कानून होगा। अच्छा, ऑस्टन की इस बात पे काफी क्रिटिसिज्म हुआ उसकी जिंदगी में, लेकिन बाद में जाके ये थ्योरी बहुत मशहूर हुई और इसको ज्यादा सपोर्ट मिला इस थ्योरी को। ऑस्टन कहता है कि लॉ को आप छोड़ दें, जो किंग कहेगा वही कानून है, किंग जो कानून बनाएगा वही कानून है। लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब इस पे ऑस्टन का जो उस्ताद था बेंथम, उसने ये बात की कि लॉ शुड बी द हाईएस्ट हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। कानून जो है वो इंसान की फलाह बेबूद और इंसान की खुशी के लिए होना चाहिए। यहाँ पे बेंथम बात करता है प्लेजर की और ऑस्टन बात करता है हुक्मिया कानून बनाने की। अच्छा, उस पे फिर अगर हम नेक्स्ट, ये है हमारी थ्योरी, नेक्स्ट और भी थ्योरीज हैं वो भी डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, पर उससे पहले इस कानून के बनाने का मकसद क्या है गाइस? कानून के बनाने का मकसद ये है कि सोसाइटी में अमन और अमान बरकरार रहे। अच्छा, इस सब्जेक्ट के बनाने का मकसद क्या है? ये सब्जेक्ट इसलिए बनाया गया है ताकि हमें कानून के बेसिक प्रिंसिपल्स पता चल सके और कानून किस तरीके से बनाना चाहिए इसके बारे में, इसके मुताबिक पता चले, और कानून को कैसे समझना और पढ़ना चाहिए इसके मुताबिक। इसी वजह से ये LLB के फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। और पास आउट होने के बाद जब आप LLM करते हैं तो उसमें भी आपको पढ़ाया जाता है, बिकॉज इट इज अ वास्ट सब्जेक्ट। इसकी जो लेंथ है वो बहुत वास्ट है। क्यों? क्योंकि ये नॉलेज ऑफ लॉ है, जितनी कानून की नॉलेज आप हासिल करेंगे उतना कम है, क्योंकि कानून एक समंदर है। अच्छा, अब आते हैं जूरिस्प्रूडेंस में के एक टॉपिक है कि लॉ एंड इट्स काइंड्स, के कानून और इसके कितने इकसाम हैं। तो गाइस, लॉ लफ्ज कहां से निकला गया है, पहले मैं आपको ये समझाऊं। लॉ, द वर्ड लॉ इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड लेज which means rules which are binding on society। ऐसे रूल्स जो कि सोसाइटी पर बाइंडिंग हो, ठीक है। अब हमारे पास दो किस्म के कवानीन हैं लॉ जो कि सोसाइटी में बाइंडिंग है। एक है हमारे पास डिवाइन लॉ। जूरिस्प्रूडेंस डज नॉट स्पीक अबाउट डिवाइन लॉ, बट इट जस्ट स्पीक अबाउट मैन मेड लॉज विच आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग। अच्छा, अब डिवाइन लॉ के दो और इकसाम है। डिवाइन लॉ मतलब ऐसा कानून जो कि हमारे इख्तियारात में ना हो, जो कि डिवाइन लॉ से के जरिए बनाया गया हो। जैसे मजहबी किताबें हो गई हमारे पास, जैसे कि अलमाइटी अल्लाह पाक का जो कलाम है कुरान मजीद, वो एक डिवाइन लॉ है। जूरिस्प्रूडेंस जो है वो जस्ट मैन मेड लॉ की बात करता है, ना कि वो डिवाइन लॉ की बात करता है। अच्छा, डिवाइन लॉ में दो टाइप्स हैं। एक है फिजिकल लॉ, चांद सितारे हर जगह, ये हमारे बस में नहीं है, हमारे इख्तियारात में नहीं है, ये अपने निज़ाम के मुताबिक चल रहे हैं, अपनी रफ्तार में चल रहे हैं निज़ाम के मुताबिक। अच्छा, दूसरा हमारे पास होता है नेचुरल लॉ। अब व्हाट डज नेचुरल लॉ मीन? ताकतवर हमेशा जुल्म कमजोर पे करेगा। क्यों? व्हाट इज दिस? दिस इज नेचुरल लॉ। और जब भी ताकतवर जुल्म करता है कमजोर पर, तो हमारे दिल में एक फीलिंग और एक एहसास आता है। ये क्या है? ये भी नेचर है। ऐसी चीज जो हमारे इख्तियारात में ना हो। जैसे अगर मैं कहता हूं
कि मैं खाना नहीं खाऊंगा तो ये मेरे इख्तियारात में, मैं नहीं खा रहा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मुझे भूख नहीं लगेगी, ये मेरे इख्तियार में नहीं है, भूख तो मुझे लगेगी। मैं कहूँ मुझे नींद नहीं आएगी तो ये मेरे इख्तियारात में नहीं है। जो चीज़ें हमारे इख्तियारात में नहीं है वो डिवाइन लॉ है, डिवाइन लॉ के ज़मरे में आती हैं। वेल उसके बाद गाइस मेन लॉ के दो टाइप्स हैं, एक है इंटरनेशनल लॉ, दूसरा है नेशनल लॉ। गाइस नेशनल लॉ जो है वो इनसाइड द कंट्री अप्लाई होता है। हमारे पास कोर्ट्स एस्टेब्लिश है नेशनल लॉ की। पहले मैं डिस्कस करता हूँ इंटरनेशनल लॉ को। गाइस इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा कानून है जो कि रियासतों के दरमियान अप्लाई होता है, स्टेट टू स्टेट होता है या स्टेट टू इंटरनेशनल एंटिटीज, स्टेट टू आईएमएफ, स्टेट टू यूएनओ अप्लाई किया जाता है। ठीक है। अब इसके अलावा इसमें भी इसकी भी दो शाखें हैं, एक है प्राइवेट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिस्प्यूट रिजॉल्व करना, मगर शर्त ये है कि जो इंडिविजुअल है वो दूसरी रियासत के इंडिविजुअल के साथ डिस्प्यूट हो, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए बाहर के लोग हो, एलियन हो। अच्छा, अब फिर हम दोबारा चलते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की तरफ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ डील्स विथ स्टेट टू स्टेट, ताकि देखें हमेशा याद रखें एक रियासत का फर्ज है कि अपने इंडिविजुअल को फैसिलिटेट करना, ये फर्ज होता है एक रियासत का। अब एक रियासत कब अपने इंडिविजुअल को फैसिलिटेट करेगी? जब वो रियासत के पास रिसोर्सेज होंगे। अब एक रियासत के पास, हमारी पाकिस्तान में जिन चीजों की कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए हम बैनुल अक़वामी ताकतों रियासतों से राब्ते करेंगे और वो हमसे राब्ते करेंगे। तो अपने इंडिविजुअल को फैसिलिटेट करने के लिए हम दुनिया में अकेले नहीं रह सकते, हमें दूसरी रियासतों की जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से इंटरनेशनल लॉ बनाया गया है, टू मेंटेन द पीस, टू मेक फ्रेंडली रिलेशन विद एन अदर स्टेट, और अपने इंडिविजुअल को फैसिलिटेट करने के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास दो कानून होते हैं, एक पब्लिक होता है और एक प्राइवेट होता है। प्राइवेट एलियन टू एलियन है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है, और पब्लिक जो है वो स्टेट टू स्टेट और स्टेट टू इंटरनेशनल लीगल एंटिटीज। फर्दर ये जो चीजें हैं ये मैं आपको फर्दर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के मेरी क्लास होगी उसमें मैं समझाऊंगा। अच्छा, उसके बाद हम दोबारा आते हैं नेशनल लॉ की तरफ। गाइस इट अप्लाइज इनसाइड द कंट्री, नेशनल लॉ इनसाइड द कंट्री अप्लाई होता है। नेशनल लॉ में की एक इकसाम है पब्लिक लॉ और दूसरी इकसाम है प्राइवेट लॉ। पहले हम डिस्कस करते हैं पब्लिक लॉ को। जब भी कोई भी मुल्क बनता है, आजाद होता है, अपना जुरिस्डिक्शन पर कंट्रोल करता है, सॉवरेनिटी अपनी बनाता है, तो उस मुल्क को, और वो जो मुल्क जो सॉवरेनिटी बनाता है वो जमहूरियत की बिना पर बनाता है, रिपब्लिकनिज्म की बुनियाद पर बनाता है, रिपब्लिक कंट्री बनता है या डेमोक्रेटिक व्हाटसोएवर। तो कहने का मकसद ये है कि उस मुल्क को पब्लिक लॉ की जरूरत होती है। उस मुल्क को अपने टैक्सेस अदा करने के लिए, अपने डिफेंस के लिए, अपने मुल्क का कानूनी सिस्टम चलाने के लिए, क्योंकि अब तो जमहूरियत है ना, अगर एक को ही हम पावर देंगे तो वो फिर दोबारा किंगशिप सिस्टम आ जाएगा। इस वजह से उसको एक कानून की जरूरत होती है, जिस कानून को हम कहते हैं आइन, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ, ऑल लॉज आर द ब्रांचेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक पब्लिक लॉ है, क्यों? क्योंकि इसमें रियासती इदारों के बारे में बताया गया है, इनके साथ कैसे डील किया जाए, और फंडामेंटल राइट्स की गारंटीज दी गई हैं हम सिटीजन्स को। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा एक और कानून होता है जो कि पार्लियामेंट इदारों के ऊपर, इदारों को पावर अपने डेलीगेट करती है कि आप कानून बना सकते हैं, वो भी पब्लिक लॉ है, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को पार्लियामेंट्री एक्ट के जरिए इख्तियार दिए जाते हैं कि आप ये कानून बनाएं। उसके बाद है क्रिमिनल लॉ। गाइस जब भी कोई क्राइम होता है तो उस क्राइम में रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की आ जाती है, क्योंकि अमनो अमान में खलल पैदा होगा तो स्टेट सर्वाइव ज्यादातर नहीं कर पाएगी। इस वजह से अगर कोई भी क्राइम हो रहा है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है और मुतासिर भी स्टेट होती है। इसी वजह से अगर कोई भी क्राइम हो रहा है, आप इंफॉर्म दें या नहीं दें, स्टेट क्या करती है? स्टेट एफआईआर लॉन्च करती है। प्राइवेट लॉ में अगर हम आए तो प्राइवेट लॉ में भी हमें
प्राइवेट राइट्स दिए गए हैं, पब्लिक लॉ में पब्लिक राइट्स दिए गए हैं। पब्लिक राइट्स वो कि हम सोसाइटी में अमन व अमान में खलल पैदा नहीं करें, ये हमारी ड्यूटी है रिगार्डिंग टू पब्लिक राइट्स। और हम सबका ये राइट है कि हम अमन व अमान के साथ अपना बिजनेस करें और अमन व अमान के साथ खुशहाली बिखेरें। अच्छा, सिविल लॉ में क्या होता है? सिविल लॉ में हमारे पास वैसे तो बहुत सारे सिविल लॉज हैं, प्राइवेट लॉज हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, लॉ ऑफ टॉर्ट हो गया, और उसके अलावा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये सारे सिविल लॉज हैं। इनमें क्या होता है? इनमें ज्यादातर प्रॉपर्टी के मैटर्स होते हैं, ज्यादातर आपको कंपनसेशन दी जाती है। ज्यादातर अगर कोई डेप्टर आपसे कर्जा ले रहा है तो क्रेडिटर को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि यू हैव सैंक्शनल राइट टू अप्रोच द कोर्ट। अच्छा, उसके बाद गाइस टॉपिक है कि स्टेट क्या है। गाइस पहले इंडिविजुअल जो होते थे वो ताकत के जोर पे अपना हक मनवाते थे। उसके बाद कबीले बने, कबीले के सरदार की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि अपने कबीले के इंडिविजुअल के साथ जस्टिस करना। उसके बाद सल्तनतें बनी, रियासत बनी। अब क्या है? इट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल। अंडर आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ, लिबर्टी, सेम इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। तो अब हम समझते हैं स्टेट कैसे बनती है। गाइस पहले इंडिविजुअल होते थे, फिर सोसाइटी बनी, और ग्रुप ऑफ पीपल ने बनाई सोसाइटी। और सोसाइटीज, एक सोसाइटी से ज्यादा जब सोसाइटीज बनी तो और पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई लोगों की, और लोग सिविलाइज्ड हो गए, ठीक है, और लोगों को एक निजाम मिला, और ये सारी चीजें आपस में मिली, लोगों को एक डिफाइंड टेरिटरी मिली कि हमें परमानेंट इसी जगह पे रहना है। और लोगों में से कुछ लोगों ने इक्तदार संभाला, अपना कंट्रोल दिया उस रियासत के ऊपर, उन लोगों के ऊपर, और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया सोवरेन अथॉरिटी ने। तो इस तरीके से स्टेट बनता है गाइस। स्टेट के एलिमेंट्स हैं कुछ, जिस तरह कोई चीज हम बनाते हैं ना तो उसके एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स के बगैर वो चीज नहीं बन सकती। जिस तरह अभी मैं लेक्चर दे रहा हूं तो उसका एलिमेंट है, अगर मोबाइल मेरे पास नहीं होता तो मैं लेक्चर नहीं दे पाता। तो इसी तरीके से स्टेट जो है गाइस, स्टेट के भी एलिमेंट है। सबसे पहले पॉपुलेशन आपकी इतनी होनी चाहिए कि आप अपनी सोवरेनिटी बना सके। नंबर 2, सोवरेनिटी हो, और सोवरेनिटी को कायम रखने के लिए गवर्नमेंट आपके पास होनी चाहिए, डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए। ये स्टेट के एलिमेंट्स हैं गाइस। टेरिटरी का मतलब है इलाका। उसके बाद गाइस देखें, वी वर कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिशर्स। हमारे पास यहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन है वो अंग्रेजों के दिए गए हैं। अब अंग्रेजों ने यहाँ पे निज़ाम कैसा बनाया? उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस निज़ाम ऐसा बनाया कि उन्होंने एक सिविल जस्टिस इंट्रोड्यूस कराया, एक क्रिमिनल जस्टिस इंट्रोड्यूस कराया। पहले तो उन्होंने कहा कि अगर शहरी मसला है और इतना बड़ा मसला, अभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, अभी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं हुई, तो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं सिविल कोर्ट्स में। सिविल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने इंडिविजुअल को कहा कि आप सिविल कोर्ट हमने आपके लिए एस्टेब्लिश किए हैं, अगर आपका कोई हक गजब करता है, आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करता है, या उसके अलावा आपसे कोई कर्जा लेकर आपको वापस नहीं देता, आपके साथ धोखाधड़ी करता है, आपके साथ गलत बयानी करता है, तो या आपके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस करता है, नाजायज दबाव असर रसूख रखता है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप सिविल कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन सिविल कोर्ट में अप्रोच करने का जो फैसला है वो इंडिविजुअल का अपना है, और वहां पे जाके आपको कोर्ट फीस भी देनी पड़ेगी, क्योंकि रियासत आपको जस्टिस प्रोवाइड कर रही है। तो रियासत को रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, उन रिसोर्सेज के जरिए अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये कोर्ट फीस वगैरह ली जाती है, और ये प्रोसेस फी वगैरह ली जाती है। हालांकि क्रिमिनल में ऐसा नहीं होता, क्रिमिनल में कोई आपको फीस देने की नीड नहीं होती, क्योंकि क्रिमिनल में फिर स्टेट इफेक्ट होती है। और इन सिविल केसेस में जो है आपको कोर्ट तो एस्टेब्लिश करके दी जाती हैं, लेकिन इनमें
सिर्फ सिविल कोर्ट्स इस्टेब्लिश इस वजह से की जाती हैं ताकि इंडिविजुअल खुद इंसाफ हासिल कर सके, ताकि ज्यादा मामला बढ़े ना। उसके बाद इसी चैप्टर में दो चीजें हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। गाइस सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है। गाइस जब भी कोई क्राइम होता है या कोई सिविल लिटिगेशन आती है कोर्ट में, तो जज देखता है कि व्हाट द लॉ से, कानून क्या कहता है, कानून में क्या लिखा हुआ है। और फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ये होता है कि व्हाट द फैक्ट से, कि वाकया क्या था। और कानून को देखकर और वाकया देखकर जज कोई ना कोई नतीजा निकालता है, कोई ना कोई फैसला देता है। तो जब जज कानून को देखेगा तो वो क्वेश्चन ऑफ लॉ हो गया, और जब जज फैक्ट को देखेगा, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, हालात को देखेगा, वाकयात को देखेगा, तो वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो गया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ। अच्छा, अब इस चीज को समझिएगा, सोर्सेज ऑफ लॉ क्या होता है। गाइस सोर्सेज ऑफ लॉ, इंसान की सोर्स क्या है, इंसान का जरिया क्या है। मेरी सोर्स है, मैं खाना खाता हूं, मैं पानी पीता हूं, ये मेरी सोर्स है। मिट्टी से बना हूं, ये मेरी सोर्स है, ये हमारी सोर्स है। अगर आपको मछली का तेल चाहिए तो उसकी सोर्स मैकेरल एक फिश होती है, उसमें बहुत ज्यादा मिकदार में आपको मछली का तेल मिलेगा। अगर आपको जैतून का तेल चाहिए तो उसमें जैतून काम आएगा। इसी तरीके से लॉ की सोर्स क्या है। वैसे तो मैंने आपको बताया लॉ इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन टर्म लेज विच मीन्स रूल्स विच आर बाइंडिंग ऑन सोसाइटी। लेकिन इसके अलावा कानून के 4 सोर्सेज है, लेकिन 4 से पहले 4 भी मैं डिस्कस करूंगा। 4 से पहले 2 सोर्सेज मैं आपको बताऊंगा। एक होता है फॉर्मल सोर्स, जैसे आस्टन ने कहा है लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। तो फॉर्मल सोर्स एक ऐसी सोर्स होती है जो कानून में अपनी जान देती है, जिसके बगैर कानून बन नहीं सकता। जैसे पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ, कैन लेजिस्लेट अ लॉ, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो कानून बनाती है, अगर सोसाइटी कोई कानून बनाएगी, रूल बनाएगी, तो वो लॉ नहीं होगा। लॉ वही होगा जो कि कोई सोवरेन अथॉरिटी मुल्क की बनाएगी, ठीक है। तो सोवरेन अथॉरिटी जो भी कानून बनाती है, तो गाइस वो लॉ होता है अकॉर्डिंग टू ऑस्टन। और उस वो एक फॉर्मल सोर्स है, कानून में जान डालने वाली सोर्स है। और एक और हमारे पास सोर्स होती है, उस सोर्स को हम लीगल सोर्स कहते हैं। अब लीगल सोर्स के 4 इकसाम हैं। एक है लेजिस्लेशन, विदाउट लेजिस्लेशन नो वन कैन मेक अ लॉ। अब लेजिस्लेशन के कितने टाइप्स हैं गाइस? टाइप्स 2 हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन। लेकिन इससे पहले मैं ये बताऊं कि लेजिस्लेशन होती क्या है। लेजिस्लेशन इज ड्राइव फ्रॉम 2 वर्ड्स ऑफ लैटिन, लेजी एंड लेटम। लेजी मीन्स लॉ एंड लेटम मीन्स टू मेक। इट मीन्स टू मेक द लॉ। कानून जो बनाया जाता है वो कानून लेजिस्लेट होता है, और वो कौन मुकन्नना बनाता है, मतलब पार्लियामेंट बनाती है। डायरेक्ट लेजिस्लेशन पार्लियामेंट खुद बनाती है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या स्पेशल या जनरल लॉ। इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन पार्लियामेंट इख्तियारात देती है दूसरे ऑटोनोमस इदारों को या प्रोविंस को कि आप भी कानून बना सकते हैं। जैसे कि जुडिशियल लॉ हमारे पास हो गए, म्यूनिसिपल लॉ हो गए, ऑटोनोमस लॉ हो गए, कॉलोनियल लॉ हो गए। कॉलोनियल तो वेल अब नहीं बनाए जाते। उसके बाद लेजिस्लेशन के बाद दूसरी सोर्स है प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट्स मतलब सालमन कहता है कि जुडिशियल डिसीजंस आर कॉल्ड प्रेसिडेंट। गाइस ये जो जुडिशियल डिसीजंस होते हैं ना, इनको हम प्रेसिडेंट कहते हैं। मतलब कोर्ट के जो फैसले। प्रेसिडेंट्स के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है ओरिजिनल एंड डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट, दूसरा होता है अथॉरिटेटिव एंड परसुएसिव प्रेसिडेंट, और तीसरा होता है कंडीशनल एंड एब्सोल्यूट प्रेसिडेंट। गाइस स्टैट्यूटरी लॉ, स्टैट्यूटरी लॉ मींस लॉज व्हिच आर मेड बाय द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है उसको हम स्टैट्यूटरी लॉ कहते हैं। स्टैट्यूटरी लॉ से को देखकर, मद्देनजर रखकर जज कोई फैसला देता है, तो उसको हम ओरिजिनल प्रेसिडेंट कहते हैं। अच्छा, अब डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट किसको कहते हैं? एक ओरिजिनल प्रेसिडेंट या कोई भी प्रेसिडेंट लेकर उस प्रेसिडेंट पे दूसरा फैसला दिया जाए, तो ये हो गया डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। अच्छा, अब
प्रेसिडेंट एक अथॉरिटेटिव होते हैं, एक परसुएसिव। अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट विच आर बाइंडिंग ऑन अस, विच आर बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट्स, और परसुएसिव वो जो बाइंडिंग नहीं है लेकिन आप बारो कर सकते हैं, जैसे डॉक्ट्राइन से मुख्तलिफ, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। अब सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले हैं वो पूरे पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स पर बाइंडिंग है, जितने भी केस लॉज हैं वो बाइंडिंग है, उनको हम बारो कर सकते हैं, लोअर कोर्ट में लेके जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सिंध हाई कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सिंध हाई कोर्ट की लोअर कोर्ट पर बाइंडिंग होगा, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला होगा वो सिंध हाई कोर्ट पर या लोअर कोर्ट्स पर बाइंडिंग नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं वो भी ऑटोनोमस है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। इनका हमारा हर एक प्रोविंस का अपना अपना चीफ जस्टिस होता है। ठीक है गाइस। अच्छा, इसके बाद प्रेसिडेंट हो गया, लेजिस्लेशन हो गया, कस्टम। जैसे कि मैंने बताया कि हम मुख्तलिफ सोसाइटी से चीजें, सोसाइटी को देखकर कानून बनाते हैं। अंग्रेज भी जब यहाँ पर आए तो यहाँ की रस्म रवाज को देखकर उन्होंने कानून बनाया, हमारी चीजें उन्होंने बारो की, अपनी चीजें वो देख कर गए हमें, लेकिन शुरू में उन्होंने हमारी चीजें बारो की। उन्होंने मुख्तलिफ जो है पंडित और काजी मुफ्ती को अपनी कोर्ट का एडवाइजर बनाया, एंड देन जज बनाया। तो कहने का गाइस मकसद ये है कि प्रेसिडेंट भी क्लियर हो गया, लेजिस्लेशन भी क्लियर हो गया। उसके बाद कस्टम। कस्टम का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज जो आप इस्तेमाल कर रहे हो और आपके दादा परदादा भी इस्तेमाल कर रहे थे और इन फ्यूचर भी इस्तेमाल होनी है, जो कि कंसिस्टेंट है, जिनमें कोई भी ब्रेक नहीं लगा, जो मुसलसिल इस्तेमाल चीजें होती हुई आ रही हैं और वो लीगल हैं, वो इलीगल नहीं है। जैसे वणी नहीं है, वणी मतलब जुर्माने के तौर पर अपनी बेटी देना, संग चट्टी भरना, इसको इन सिंधी संग चट्टी कहते हैं। और उसके अलावा सती मतलब हिंदुओं में ऐसा होता था कि अगर कोई लड़की विधवा हो जाती थी कि तो उसको उसके हस्बैंड के साथ जला दिया करते थे। या ये भी क्राइम है कि किसी भी लड़की से कसम ले लेना कि आपको सारी जिंदगी शादी नहीं करनी। जैसे कि कुछ बरादरीज ऐसी होती हैं जहां पर अगर आपस में शादी नहीं कर सकते, कोई मेल जो है शादी के लिए अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो बाहर शादी नहीं करवाते थे और वहीं पर वो कसम दिलवा देते थे कि ये सारी जिंदगी जो है यहाँ पर शादी नहीं करेगी। तो कहने का मकसद ये है कि कस्टम को भी हम बारो करते हैं। और उसके अलावा अंग्रेजों के काफी कॉमन लॉज हमने बारो किए हुए हैं, जैसे लॉ ऑफ टोर्शियस लॉज है हमारे पास, तो वो भी हमारे यहाँ एप्लीकेबल्स हैं। अच्छा गाइज, उसके बाद कस्टम के भी यही इंग्रेडिएंट है कि लीगल होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये हमारे कानून के सोर्सेस थे। उसके बाद कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कि व्हाट डज ओनरशिप मीन। तो सालमन कहता है कि अ रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन एंड एनी राइट दैट इज वेस्टेड इन हिम। मुझे एक हक दिया गया है, मेरे हवाले एक हक दिया गया है, मुझे मेरे हवाले एक हक किया गया है। अच्छा, अब यहाँ पे एक पर्सन और एक चीज के बीच में दरमियान जो भी रिश्ता होता है उसको हम ओनरशिप कहते हैं। ओनरशिप में हिल्बर्ट कहता है कि अगर आपके पास किसी चीज को इस्तेमाल करने का हक हो, नंबर 1, और दूसरों को उस चीज को इस्तेमाल से रोकने का हक हो, नंबर 3, उस चीज को आप सेल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को, या उस चीज को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो इसका मतलब इट शैल बी डीम्ड दैट यू हैव राइट ऑफ ओनरशिप ओवर दैट थिंग। अच्छा, उस पे फिर ओनरशिप की कितनी इकसाम है। एक होती है हमारे पास कॉर्पोरियल ओनरशिप, एक होती है इनकॉर्पोरियल ओनरशिप। तो गाइस, कॉर्पोरियल ओनरशिप एक ऐसी ओनरशिप होती है जो कि मादी हो, जो जिसको हम फील कर सके, टच कर सके। इनकॉर्पोरियल ओनरशिप जैसे हमारी साख हो गई, मशहूरी हो गई, गुडविल हो गई,
अब लेट सपोज अगर आपका नाम मशहूर हो जाता है या आपकी कंपनी का नाम मशहूर हो जाता है तो गुडविल भी आप अपनी सेल कर सकते हैं। तो ये भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सब्जेक्ट है। अच्छा, उसके बाद पोजीशन। पोजीशन मतलब कोई चीज अपने कब्जे में रखना। पोजीशन मालिक के पास भी हो सकती है, पोजीशन नौकर के पास भी हो सकती है। पोजीशन दो किस्म की होती है, एक होती है इमीडिएट पोजीशन जिसको डायरेक्ट पोजीशन कहते हैं जो मालिक अपने पास रखता है, दूसरी होती है मीडिएट पोजीशन जो कि सर्वेंट अपने पास रखता है कि आपकी चीज ना हो फॉर द टाइमिंग वो चीज आपको यूज करने के लिए दी गई हो। उसके बाद गाइस चैप्टर आता है लीगल राइट्स का। देखिए कवानीन जो बनाए जाते हैं वो इंडिविजुअल को राइट देने के लिए ही बनाए जाते हैं। तो लीगल राइट को डिफाइन किया गया है कि एक राइट सोसाइटी देती है, हॉलैंड कहता है कि एक राइट सोसाइटी देती है और एक राइट स्टेट देता है। अब सोसाइटी जो राइट देती है वो मोरल राइट है और स्टेट जो राइट देता है वो लीगल राइट है। बेंथम कहता है कि मोरल राइट कुछ नहीं होता, होता है तो लीगल राइट ही होता है। ठीक है, और वैसे तो देखा जाएगा इस अगर कंक्लूजन करें तो मोरलिटी को ही, जो मोरल राइट्स होते हैं उनको ही हम लीगल राइट बनाएंगे। क्या कभी सुना है किसी इमोरल राइट को हमने लीगल राइट बनाया है? उसके बाद गाइस राइट्स के कुछ काइंड्स हैं, जैसे कि बाप की, वालिद साहब की जो जायदाद होती है वो वालिद साहब का परफेक्ट राइट होता है, हमारा इम्परफेक्ट। मैं एक घर में रह रहा हूँ लेकिन मेरे वालिद का घर है तो वालिद का परफेक्ट राइट है, मेरा इम्परफेक्ट, लेकिन दोनों राइट होते हैं। अगर मैं किसी को कह दूं कि मैंने वालिद साहब के बाद ये प्रॉपर्टी मेरी होगी और ये प्रॉपर्टी मैं आपको दूंगा तो मुझे वो प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। मैंने उसके साथ मुआहिदा किया है, उससे कंसिडरेशन ले ली है, तो मुझे वो प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी क्योंकि मेरा इम्परफेक्ट राइट है। इम्परफेक्ट राइट अगर सन का हो तो फिर वो परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? इम्परफेक्ट मतलब इनकम्प्लीट राइट, लेकिन वो आगे चलकर परफेक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद एक और राइट होता है प्रोप्राइटरी एंड पर्सनल राइट। गाइस पर्सनल राइट, प्रोप्राइटरी राइट मालकाना हुकूक, अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पे आप मिल्क मालिक हैं, उस प्रॉपर्टी के आप मालिक हैं तो वो आपका प्रोप्राइटरी राइट है। उसके बाद राइट इन पर्सोनम, राइट इन रेम है। अच्छा, पर्सनल राइट क्या है? पर्सनल राइट मतलब सोसाइटी में आपकी डिग्निटी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि इनवायोलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, हर इंसान की इज्जत जो है वो लाजवाल है। जैसे कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ लाइफ, liberty same in accordance with the law, it is the responsibility of state to protect the right of individual। तो गाइस इनके अलावा राइट इन पर्सोनम और राइट इन रेम होता है। तो गाइस ज्यादातर जो सिविल लॉज में राइट इन पर्सोनम होता है, मतलब मेरा आपके साथ मुआहिदा हुआ है तो मैं जानूं आप जाने, मैं परफॉर्मर हूं, आप जो है आपको मुझे परफॉर्मेंस देनी है, आप प्रोमिस हैं, आपको कंसिडरेशन देनी है मुझे मेरी परफॉर्मेंस पर। अच्छा, अब यहाँ पे पर्सनल राइट ये होते हैं कि पर्सोनम, राइट इन पर्सोनम वो राइट होते हैं जो कि हम दोनों इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हो और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ भी ना जाए जब तक कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व नहीं होती। राइट इन रेम एक अवाम का दूसरी अवाम पर राइट, जैसे जिस तरीके से पब्लिक राइट होते हैं कि हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना, इसी तरीके से लेकिन वहां पे अगर कोई कानून को वायलेट करता है तो उसे सजा दी जाती है और जो विक्टिम होता है, मजलूम होता है, उसके साथ जस्टिस होता है, उसकी उसका जो नेचुरल जस्टिस है वो मुतासिर नहीं होता मुजरिम को सजा देने से, मुजरिम को कन्विक्ट बनाने से, कल्प्रिट बनाने से। तो कहने का मकसद ये है कि राइट इन रेम, अब कन्विक्ट तो मुजरिम बन गया, उसको भी इंसाफ मिल गया, लेकिन उसका जो नुकसान होगा वो कैसे भर के दिया जाएगा। तो हमारे पास एक लॉ ऑफ टोट है जो कि राइट इन रेम की बात करता है, एक अवाम का दूसरी अवाम पर राइट, कि हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना है। मेरा जहां पे राइट होगा आपको मेरे राइट की रेस्पेक्ट करनी है, आपका जहां पे राइट होगा तो मेरी वहां पे ड्यूटी होगी कि मैं आपकी राइट की रेस्पेक्ट करूं। मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये मेरा राइट है, और आपको पढ़ना ये आपकी ड्यूटी है। लेकिन जहां पे मेरा फर्ज है पढ़ाना, तो जहां पे मेरी ड्यूटी है पढ़ाना तो वहां पे आपका राइट है। उसके बाद गाइस प्रिंसिपल एंड एक्सेसरी राइट्स होते हैं। प्रिंसिपल मतलब मेरी जगह है, मैं घूमूं फिरूं जो भी करूं। एक्सेसरी राइट मतलब गुजरने का रास्ता, जैसे राइट ऑफ ईजमेंट। गली है, एक घर में हम रहते हैं, नीचे मालिक रहता है, ऊपर जो है हम रेंट पे रहते हैं लेट सपोज, तो हमारा ये राइट है कि हम सीढ़ियों से गुजरे।
ये हमारा राइट है, राइट ऑफ वे, एक्सेसरी राइट होता है। उसके बाद गाइस टाइटल, टाइटल मतलब राइट टू ओनरशिप। अगर आपके पास ओनरशिप का राइट है तो यू आर एंटाइटल एंड यू मस्ट हैव टाइटल। अच्छा, टाइटल में भी कुछ, टाइटल कैसे हासिल किया जाता है, तो इस पे सालमन ने टाइटल का एक वर्जन बताया है कि टाइटल के काइंड्स होते हैं वेस्टेड इफेक्ट। वेस्टेड इफेक्ट मतलब एक बंदे ने, वेस्टेड इफेक्ट मतलब एक टाइटल मिलना किस तरीके से मिलता है। अच्छा, वेस्टेड इफेक्ट में भी दो चीजें होती हैं, एक इन्वेस्टेड इफेक्ट, एक डाइवेस्टेड इफेक्ट। इन्वेस्टेड इफेक्ट का मतलब ये होता है कि किस तरीके से मैं एक चीज हासिल करूं, मैं खरीदूं। डाइवेस्टेड मतलब जिसने बेची है अपनी चीज वो उसे लॉस करेगा। ठीक है गाइस, टाइटल का मतलब होता है राइट टू ओनरशिप। अगर आपके पास टाइटल है तो इट मीन्स यू आर इन टाइटल, आप हकदार हैं उस टाइटल के, राइट टू ओनरशिप होता है टाइटल में। अच्छा, उसके बाद गाइस आते हैं हम लायबिलिटी। गाइस लायबिलिटी क्या होता है, रेमेडी ऑफ द रॉन्ग। याद रखें, कानून वायोलेट तब होता है जब लायबिलिटी ब्रीच होती है, मतलब आपके ऊपर, आप अगर आप कानून को वायोलेट करेंगे वेदर सिविल और क्रिमिनल, तो कानून हरकत में तब आएगा, आप सिविल या क्रिमिनल कोर्ट तब जा सकते हैं जब अगली पार्टी पर या आप पर लायबिलिटी अराइज हो, जवाबदारी अराइज हो। ठीक है, उसके बाद पर्सन है। गैस पर्सन का क्या मतलब है, पर्सन मतलब हु हैविंग राइट एंड ऑब्लिगेशन। ठीक है, पर्सन की एक्चुअल डेफिनेशन ये है जिसके पास राइट और ऑब्लिगेशन हो। वैसे तो हमारे नेचुरल पर्सन है जैसे कि इंसान, उसके अलावा कानून में आर्टिफिशियल पर्सन भी हैं जिनको राइट एंड ऑब्लिगेशन दी गई हैं जैसे कंपनी वगैरह। तो गाइज ये एक ओवरव्यू था जूरिस्प्रूडेंस का। मैंने सोचा शॉर्ट टाइम में एक ओवरव्यू दे दूं, इन डिटेल भी हम जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे, और इसलिए इसी वजह से मैंने सोचा कि ये मैं ओवरव्यू दे दूं। और आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम और लॉ से रिलेटेड, आपके सेमेस्टर से रिलेटेड सब्जेक्ट का ओवरव्यू डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।